दोस्तों, बूढ़ा चंगेज खान बिस्तरे मर्ग पर था। इर्द गिर्द बेटों, पोतों, हुकूमती वजीरों, मुशीरों और मजहबी रहनुमाओं का घेरा था। सब लोग इस परेशानी में थे कि बूढ़े खाकान आजम चंगेज खान की मौत के बाद अजीम मंगोल सल्तनत का क्या होगा। वहां पर मौजूद कोई एक शख्स भी ये सोच नहीं सकता था कि खाकान आजम चंगेज खान भी मर सकता है। यकीन तो खुद खाकान आजम चंगेज खान को भी नहीं आ रहा था। सारी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों का फैसला करने वाले चंगेज खान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मौत उसके खेमे में भी दाखिल होगी। चंगेज खान की नजरें खेमे में मौजूद तमाम अफराद का फर्दन फर्दन जायजा ले रही थी। खाकान आजम के चारों बेटे, 11 पोते, दामाद, सरदारान ने सब खेमे में दम बखुद खड़े थे। अचानक चंगेज खान की नजरें एक 11 साल लड़के पर जम गई। उसने इशारे से लड़के को करीब बुलाया। खाकान ने उसके सामने उंगली के इशारे से बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, मेरा ये पोता मुझसे बड़ी सल्तनत का मालिक होगा और मुझसे ज्यादा लंबी उम्र पाएगा। ये पेशन गोई करने वाला खाकान आजम चंगेज खान था और जिस बच्चे के बारे में ये अल्फाज कहे गए उसे तारीख कुबलाई खान के नाम से जानती है। चंगेज खान की वफात के 30 साल बाद उसकी पेशन गोई सच साबित हुई और कुबलाई खान वसी सल्तनत का हुक्मरान बना। आज की वीडियो कुबलाई खान के बारे में है। चीन आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। बहुत बड़ी आबादी और वसी रकबा होने की वजह से कहा जाता था कि कोई बादशाह या खाकान उसे मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकता। चंगेज खान ने अपने दौर में चीन में बहुत से इलाके फतह कर लिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चीन पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहा। चंगेज खान की नाकामी को उसके पोते कुबलाई खान ने फतह में बदल दिया था। दोस्तों, चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने ना सिर्फ सारे चीन पर कब्जा किया बल्कि वहां एक नई बादशाह की बुनियाद रखी। उस नई सल्तनत या बादशाह को तारीख में युआन सल्तनत का नाम दिया जाता है। कुबलाई खान ने यह नामुमकिन काम करके तारीख में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चीन के सूबे गोमसू के शहर हेंगी में बुद्ध मत के पैरोकारों की एक इबादत गाह में 1215 में कुबलाई खान नामी बच्चा पैदा होता था। कुबलाई खान बुद्ध मत पैरोकारों की जिस इबादत गाह में पैदा हुआ था उसे डाफू कहा जाता है। कुबलाई खान के दादा का नाम चंगेज खान था और कुबलाई खान चंगेज खान का फेवरेट पोता था। बचपन से ही चंगेज खान हमेशा कुबलाई खान को अहमियत देते थे। शाही दरबार में कुबलाई खान के मशवरों पर चंगेज खान अपनी बहुत बड़ी सल्तनत चलाता था। यही वो अदा थी जिसकी वजह से कुबलाई खान चंगेज खान का पसंदीदा तरीन पोता था। चंगेज खान हमेशा अपने वजीरों को कहा करता था कि उसकी गैर मौजूदगी में सल्तनत के मामलात कुबलाई खान देखेगा और हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो उसके अहकामात पर अमल पैरा हो। कुबलाई खान की हर बात को गौर से सुना जाए क्योंकि एक ज़हीन तरीन बच्चा तस्वुर किया जाता था। ज़हीन होने के साथ साथ कुबलाई खान बाशऊर और आला तालीम याफ्ता था। फलसफा, समाज और सियासत के साथ साथ उसे दुनिया भर की दर्जनों जुबानें आती थी। जब चंगेज खान का 1227 में इंतकाल हुआ था तो उस वक्त कुबलाई खान की उम्र सिर्फ 12 साल थी। चंगेज खान के मरते ही कुबलाई खान सियासी मंजरनामे से गायब हो गया। उसके बाद सालों तक किसी को कुछ मालूम नहीं था कि चंगेज खान का फेवरेट पोता कुबलाई कहां चला गया है। 1251 में चंगेज खान की वसीयत के खिलाफ कुबलाई खान के भाई मोके खान को मंगोल सल्तनत का सरदार बना दिया गया। मोके खान ने मंगोलों का सरदार बनने के बाद अपने छोटे भाई कुबलाई खान को जनूबी चीन की डाली सल्तनत को फतह करने का टास्क दे दिया। यहां से कुबलाई खान का पहला जंगी सफर शुरू होता है। कुबलाई खान ने जनूबी चीन को फतह करने के बाद वहां शानदार तरक्याती काम कराए
उन शानदार कामों की वजह से कुबलाई खान जनूबी चीन के लोगों का पसंदीदा हुक्मरान बन गया। चीन में कुबलाई खान ने अपने लिए नया दारुल हुकूमत बनाया जिसे शांग टू का नाम दिया गया। शांग टू में कुबलाई खान ने शानदार महलात, कयाम गाहें और चरारगाहें बनाई। कुबलाई खान का एक ऐसा महल भी था जहां बैक वक्त 1000 घुड़सवार दाखिल हो सकते थे। उस महल के गिर्द एक दीवार थी जो 25 किलोमीटर लंबी थी। महल के मेन हॉल में 16,000 कुर्सियों की गुंजाइश थी। ये हॉल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन कुर्सियों से सजाया गया था। शांग टू में कुबलाई खान की जाती रिहाइशगाह के गिर्द दुनिया के नायाब और खूबसूरत पेड़ पौधों से सजे बागात, जिनके फूलों के मुनफरिद रंगों और खुशबुओं पर जन्नत का गुमान होता था। उस महल में बैठकर जब कुबलाई खान खाना खाता था तो उसकी खिदमत पर मामूर खादमाएं अपने मुंह को रेशमी रुमाल से ढक कर रखती थी कि कहीं उनकी सांसें खाकान कुबलाई खान के खानों को मुतासिर न कर सके। खाकान की मौजूदगी में किसी को भी बोलने की इजाजत न थी। दरबार शाही से आधे मील तक किसी भी किस्म के शोर गुल की इजाजत न थी। उसके दरबार में हाजिर होने वाले हर शख्स को सफेद चमड़े से बने जूते पहनने पड़ते थे ताकि सोने और चांदी की तारों से मुज़य्यन कीमती कालीन खराब ना हो। हर शख्स अपने हाथ में एक उगालदान रखता था कि कहीं गलती से भी थूक कालीनों को गंदा ना कर दे। मारूफ सियाह मार्को पोलो, जो कुबलाई खान के दरबार में 20 साल मुलाजमत करता रहा, उसका कहना था कि खाकान कुबलाई खान की 4 कानूनी बीवियां थी। उनके अलावा वसी तादाद में बांदियां और लौंडियां भी मौजूद थीं, जिनके दम से शाही हरम आबाद था। उन बांदियों का इंतखाब एक कदीम मंगोल रिवायत के तहत किया जाता था। हर 2 साल बाद खाकान के आदमी मंगोलिया के एक सूबे अंगोज जाते, जहां की औरतें अपनी रंगत और खूबसूरती में यकता थी। वहां से बड़ी छान फटक के बाद सैकड़ों खवातीन का इंतखाब किया जाता था। उन खवातीन की खूबसूरती को कीमती पत्थरों की तरह कैरात में मापा जाता था। हर पहलू से देखभाल करके उनके रंगत, चेहरे के नकूश, खदोखाल, चाल ढाल और जिस्मानी नशेबो फराज के हिसाब से नंबर दिए जाते थे। जो लड़की 20 या 21 कैरात की हद को छू लेती थी तो उसे दारुल हुकूमत में लाया जाता था। अगले मरहले में उन लड़कियों को किसी अमीर या दरबारी की बीवी के हवाले किया जाता था, जो उस लड़की की मजीद छान फटक करती कि कहीं वो किसी अंदरूनी खराबी का शिकार तो नहीं। ये औरत उस लड़की को अपने साथ सुलाती कि कहीं लड़की खराटे तो नहीं लेती। रात के मुख्तलिफ औकात में उसकी सांसों की बू का मुआयना किया जाता, देखा जाता कि कहीं वो ज्यादा करवटें तो नहीं लेती या उसके जिस्म से नागवार बू तो नहीं आती। इन तमाम मराहल के बाद कामयाब लड़कियों को उस काबिल समझा जाता कि वो बादशाह की खिदमत में हाजिरी देने के काबिल हैं। 5 लड़कियों की एक टोली 3 दिन और 3 रातें खाकान की खिदमत में गुजारती। उसके बाद नई टोली इस खिदमत पर मामूर हो जाती। कुबलाई खान के पूरे दौरे हुकूमत में मुंतखब दोशीज़ाओं की फौज जफर मौज उस इंतजार में रहती कि कब उनकी बारी आएगी और उन्हें खाकान की खिदमत का मौका मिल सके। ये वो जमाना था जब अभी मंगोलों का हकीकी वारिस कुबलाई खान का बड़ा भाई मोंके खान था, लेकिन हर तरफ कुबलाई खान की शोहरत थी। मोंके खान को जब मालूम हुआ कि हकीकी मंगोल हुक्मरान वो है लेकिन चर्चे कुबलाई खान के हैं तो उसे बुरा लगा। मोंके खान के साथियों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका भाई कुबलाई खान बगावत करके सारी सल्तनत का हुक्मरान बन जाए। अब बड़े भाई के दिल में छोटे भाई की वफादारी के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा हो चुके थे। कुबलाई खान ने जब ऐसी बातें सुनी तो वो मंगोलिया पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने भाई और मंगोलिया के हुक्मरान मोंके खान से मुज़ाकरात किए। उसने भाई से कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं बेवफाई कर रहा हूं तो मुझे जो सजा दें कबूल है। मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी वफादारी पर शक ना करें। मंगोलिया के हुक्मरान को अपने भाई की वफादारी का यकीन हो गया और उसके बाद
मोंके खान ने हुक्म दिया कि कुबलाई खान चीन की संघ सल्तनत के खिलाफ फौजी मुहिम का हिस्सा बन जाए। इस तरह कुबलाई खान ने 1258 में चीन की संघ सल्तनत पर हमला कर दिया। उस जंग में मंगोल सल्तनत का हुक्मरान खाकान आजम मोंके खान मारा गया और उसके बाद मंगोल सल्तनत बिल्कुल बिखर गई। मंगोलिया में कुबलाई खान के एक और भाई ने मंगोलिया सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया। कुबलाई खान ने अपने भाई को मंगोलिया का हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो वापस चीन में अपने कैपिटल शिंगतो आ गया और चीनी हुक्मरानों से सुलह कर ली। उसके बाद कुबलाई खान ने अपनों से ही जंग का ऐलान कर दिया। उसने मंगोलिया सल्तनत के हुक्मरानों से कई जंगें की। उन जंगों में कुबलाई खान के एक और भाई हलाकू खान ने उसकी मुकम्मल फौजी मदद भी की। 1261 में कुबलाई खान ने अपने भाई और उस वक्त के मंगोल सल्तनत के खाकान अरेकबो को शिकस्त दे दी। अब वो मंगोल सल्तनत का बादशाह था। जंग के दौरान ही उसका भाई अरेकबो फरार होकर दर बदर फिरता रहा। आखिरकार 1266 में अरेकबो को कुबलाई खान ने कत्ल करा दिया। कुबलाई खान मंगोल सल्तनत का हुक्मरान तो बन चुका था, लेकिन यह सल्तनत उस वक्त अपना ताकत और इज्जत खो चुकी थी। तकसीम दर तकसीम थी। सेंट्रल एशिया में चंगेज खान की औलाद हुक्मरान थी, जबकि ईरान में हलाकू खान की औलाद हुकूमत कर रही थी। रूस में एक और मंगोल खानदान ने सल्तनत कायम कर रखी थी। उन तमाम सल्तनतों का मंगोल सल्तनत से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सल्तनतें ही अपने आप को आजाद तसव्वुर करती थीं। दूसरी कुबलाई खान सिर्फ चीन के कुछ इलाकों और मंगोलिया पर काबिज थे। अपनी एक अलग शनाख्त बनाने के लिए उसने चीन में फौजी महमात की और इस तरह चीन के एक बहुत बड़े इलाके पर कुबलाई खान काबिज हो गया। उसके बाद कुबलाई खान ने एक और दारुल हुकूमत बनाया जो आज के चीन के शहर बीजिंग के करीब वाक़ है। इस दारुल हुकूमत का नाम बालक रखा गया। चीन में फौजी महमात में कुबलाई खान को कामयाबियों पर कामयाबियां मिल रही थीं और इस तरह जल्द ही कुबलाई खान ने अपने आप को चीन का शहंशाह करार दिया। शहंशाह बनने के बाद उसने अपने आप को युआन का खिताब दिया, जिसका उर्दू में मतलब है कि कायनात का नुक्ताए आगाज। चीन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए उसने उस दौर में बहुत बड़ी बहरी फोर्स तरतीब दी, जिसके पास हजारों कश्तियां थीं। उस बहरी फोर्स के जरिए वो चीन के दूर दराज के इलाके फतह करता चला गया। उन फतुहात के दौरान कुबलाई खान ने शहरों और बस्तियों में तबाही ना की और ना ही साबिक मंगोल हुक्मरानों की तरह शहरियों का कत्लेआम किया। वो कत्लेआम और तबाही के खिलाफ था। कुबलाई खान की रहम दिलाना हिकमत अमली की वजह से चीनी उमरा और सरदार बगैर किसी मजामत के उसके वफादार बन गए। उसी दौरान चीन की अजीम संघ सल्तनत का शहंशाह इंतकाल कर गया। अब इस संघ सल्तनत का शहंशाह एक 4 साला लड़का था जिसका नाम गोंग था और उस वक्त संघ सल्तनत एक मलका के हाथों में थी। मलका ने ऐलान किया कि वो कुबलाई खान से जंग नहीं करेगी। इस तरह संघ सल्तनत आसानी से कुबलाई खान की झोली में आ गिरी। संघ सल्तनत के 4 साला शहंशाह गोंग को दरबार में लाया गया। कुबलाई खान ने 4 साला शहंशाह गोंग को अपना बेटा बना लिया। संघ सल्तनत का खात्मा हो चुका था, लेकिन संघ सल्तनत के वफादारों ने कुबलाई खान से जंगें जारी रखी और आखिरकार 1279 में संघ सल्तनत के वफादारों और कुबलाई खान के दरमियान फैसला कुन जंग हुई। ये जंग चीन के इलाके यामीन में बर्पा हुई। ये जंग कश्तियों पर लड़ी गई, जिसमें संघ सल्तनत को शिकस्त हो गई। संघ सल्तनत के बाद युआन सल्तनत का दौर था और कुबलाई खान युआन सल्तनत का नया शहंशाह था। युआन सल्तनत में मंगोलिया, मुकम्मल चीन और रूस का बहुत बड़ा इलाका शामिल था। कुबलाई खान ने अपने दौरे हुकूमत में चीन को शानदार तरक्की से नवाजा। बड़ी बड़ी सड़कों और शाहराहों के साथ साथ कुबलाई खान ने नहरें खुदवाईं। उसके साथ साथ उसने चीन के गरीब और आफिस ज़दा इलाकों में टैक्स माफ कर दिए। कुबलाई खान ने चीन में पहली मर्तबा सोने चांदी की बजाय पेपर करेंसी की इब्तिदा की। कुबलाई खान अपने दौरे हुकूमत में मजहबी मामलात में न्यूट्रल रहा।
ہر مذہب کے لوگوں کے عبادت خانوں کو ٹیکس فری کر دیا گیا۔ قبلائی خان کے دور میں مسلمان بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو چین کے صوبے یونان کا گورنر بنایا گیا۔ قبلائی خان نے ٹیکس کے حوالے سے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ منگولوں کو ٹیکس فری قرار دیا گیا، جبکہ شمالی اور جنوبی چین کے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ قبلائی خان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ایک دن وہ جاپان کو بھی فتح کرے گا، لیکن اس کا یہ خواب ہی رہا۔ 1274 اور 1281 میں قبلائی خان کی بحری فورس نے جاپان پر حملہ کیا، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ ان فوجی مہمات نے قبلائی خان کی بحری فورس کو کمزور کر دیا۔ جب بھی جاپان پر حملہ کیا گیا، سمندری طوفان برپا ہونے، جنہیں کاماکازی کہا جاتا ہے، ان سمندری طوفانوں کی وجہ سے قبلائی خان کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ جاپانی ان سمندری طوفانوں کو خدا کی طرف سے اپنی مدد سمجھتے تھے۔ ذاتی زندگی میں بھی قبلائی خان کو بہت دکھ اٹھانا پڑے۔ 1281 میں اس کی بیوی شیبی انتقال کر گئی۔ قبلائی شیبی کا دیوانہ تھا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بیٹا چین چن انتقال کر گیا۔ اپنی زندگی کی آخری سالوں میں اس نے کچھ جنگیں لڑی، ان میں کچھ میں اسے کامیابیاں ملی اور کچھ میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر زندگی کے آخری دنوں میں وہ شاہی معاملات سے دور ہو گیا۔ بیوی اور بیٹے کی موت نے اسے اس قدر دکھی کر دیا کہ وہ آ کر یہ دکھ بھی بھول گیا اور چین کا شہنشاہ بن گیا۔ غمزدہ قبلائی خان کو اب بے شمار بیماریاں لاحق ہو چکی تھیں۔ موت سے کچھ دنوں پہلے وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پانی پینے کے لیے گلاس تک نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ دوستو، قبلائی خان کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 47 بتائی جاتی ہے۔ 18 فروری 1294 میں 82 سال کی عمر میں قبلائی خان زندگی کی جنگ ہار گیا۔ قبلائی خان کی تمام بیویوں کو اس کے ساتھ زندہ دفنا دیا گیا۔ بیویوں کے ساتھ کئی خدمت گزاروں کو بھی زندہ دفنایا گیا تاکہ دوسری دنیا میں بھی قبلائی خان کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ قبلائی خان کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔